students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. The topic of my today's lecture is vectorial capacity and vector adaptations. Let's start with our topic. Vectorial capacity. वेक्टोरियल कैपेसिटी मतलब वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है डिजीज ट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो इट इज द पोटेंशियल ऑफ वेक्टर टू ट्रांसमिट ए स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है। वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है कि वो एक पैथोजन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो कोई भी डिजीज ट्रांसमिट होएगी वो वेक्टर की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वेक्टर की इफेक्टिवनेस कि भी वो कितनी डिजीज ट्रांसमिट करना है उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो अब हम सारे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेक्टोरियल इफेक्टिवनेस इन डिजीज ट्रांसमिशन। ये 6 फैक्टर्स हैं, ये 6 डिटर्मिनेंट्स हैं जिस पर वेक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वो कितनी डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है नंबर ऑफ वेक्टर्स और एबंडेंस, ठीक है। जितने ज्यादा वेक्टर प्रेजेंट होंगे, आपको पता है कि जितने ज्यादा वेक्टर प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा डिजीज वहां पर स्प्रेड होएगी उस एरिया के अंदर। तो मोर द नंबर ऑफ वेक्टर्स हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो जो वेक्टोरियल कैपेसिटी है इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट डिटर्मिनेंट। Abundance has direct effect on the vector host contact. जितनी ज्यादा abundance होएगी उतना ही वेक्टर का होस्ट के साथ कांटेक्ट होएगा। तो जितने ज्यादा वेक्टर्स उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हमारा होस्ट प्रेफरेंस एंड होस्ट फीडिंग पैटर्न्स। अब ये सारे वेक्टर के ही होंगे कि होस्ट उसकी प्रेफरेंस क्या है वेक्टर की, होस्ट पर वो किस तरह से फीड कर सकता है। तो ये सारे डिटरमिन करेंगे उसके मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन में। जैसे कि अगर वेक्टर ब्लड सकिंग है तो यानी कि सैंगुइनस मोड ऑफ फीडिंग है तो इट इंडिकेट्स दैट द डिजीज ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट एंड इनोक्यूलेटिव। जैसे कि मलेरिया एनाफ्लिस के थ्रू जो फैलेगा दैट इज डायरेक्ट एंड इनोक्यूलेटिव। तो host preference and host feeding pattern of vector determine how the disease is transmitted in an host. Next determinant है reproductive capacity of the vector। आपको पता है reproductive capacity मतलब rate of increase in the population of vector, ठीक है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, वेक्टर की फेकंडिटी पर एंड सर्वाइवल ऑफ द वेक्टर। फेकंडिटी मतलब नंबर ऑफ जनरेशंस और ब्रूड्स और लीटर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, ओके। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि अब हम घरों के अंदर इंसेक्टिसाइड रखते हैं, जैसे कि ये हिट वगैरह क्या है, दीज आर द इंसेक्टिसाइड्स। कोई भी मॉस्किटो कॉकरोच वगैरह निकलेगा, हिट का स्प्रे कर दो, कॉकरोच मॉस्किटो मर जाएंगे। तो मॉस्किटोज को कंट्रोल, मेनली मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए हम ये हिट वगैरह रखेंगे। तो दीज आर द इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या करेंगे, मेनली जो घरों के अंदर होती है ना फीमेल मॉस्किटो होती है, हमने घर में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, फीमेल मॉस्किटोज मर गए, किलिंग हो गई। किलिंग होने से क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल मॉस्किटोज गोज ऑन रिड्यूसिंग। अब अगर फीमेल पॉपुलेशन कम हो गई तो उनकी ब्रीडिंग साइट्स पर ब्रीडिंग भी नहीं होएगी, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन हाउसेस एक्सरसाइजेस लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन द वेक्टोरियल कैपेसिटी ऑफ मॉस्किटोज। Killing effect of insecticides results in reduced female density. This causes progressive reduction in the output from the breeding sites. Breeding site पर output मतलब उनके next generation ही नहीं आएगी। Hence population of mosquito is further reduced in the succeeding generations. धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये हो गया उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर, डिक्लाइन हुई जा रही है ड्यू टू द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। लॉन्गेविटी ऑफ द वेक्टर्स। लॉन्गेविटी ऑफ द वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर के अंदर जो पैथोजन है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच स्टेजेस ऑफ पैथोजन आएगा यहाँ पर, स्टेजेस ऑफ पैथोजन लाइफ साइकिल लास्ट इन द वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लिखने में। It is the period for which stages of pathogen life cycle last in the vector. Maximum longevity हुई
तो मैक्सिमम चांसेस होंगे डिजीज ट्रांसमिशन के। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉन्गेविटी परमिट्स वेक्टर्स टू ट्रांसमिट डिजीजेस एट द मोर रिस्क। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अर्मी डॉयन ने, एन साइलेंट है, अर्मी डॉयन ने एक्सपेरिमेंट किया 2011 में। उसने इंडोनेशिया में वेस्ट तिमोर एंड सेंट्रल जावा में एनाफ्लिस मॉस्किटोज की लॉन्गेविटी को स्टडी किया। सेंट्रल जावा भी इंडोनेशिया में है, वेस्ट तिमोर एंड सेंट्रल जावा में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। इंडोनेशिया के दोनों इंडोनेशिया के अंदर आते हैं। तो दोनों में इन्होंने एनाफ्लिस मॉस्किटो की लॉन्गेविटी को स्टडी किया कि कितनी देर तक प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, या लॉन्गेविटी मतलब कितने टाइम तक वेक्टर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एनाफ्लिस मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल हुई 13 to 23 डेज। दिस इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग द इंक्यूबेशन साइकिल। तो प्लाज्मोडियम इस टाइम में अपनी अंदर, एनाफ्लिस के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है 13 से 23 डेज के अंदर। तो वेस्ट तिमोर में तो ग्रेटर चांसेस हुए मलेरिया ट्रांसमिशन के, जबकि सेंट्रल जावा में लॉन्गेविटी थी ओनली 3 डेज। तो वहां पर बहुत ही लेस टाइम था प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट इंक्यूबेशन पीरियड, हेंस वेरी लेस चांसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड इन सेंट्रल जावा। तो अर्मी डॉयन ने वेस्ट तिमोर और सेंट्रल जावा में ये एक्सपेरिमेंट्स किए मलेरिया के ट्रांसमिशन से रिलेटेड, कि कहाँ पर ग्रेटर चांसेस है मलेरिया डिजीज के स्प्रेड होने के और कहाँ पर लेस चांसेस है। ठीक है, फिर आता है वेक्टर कॉम्पिटेंस। वेक्टर कॉम्पिटेंस क्या कहता है? वेक्टर कितना ससेप्टिबल है किसी भी पैथोजन के लिए, यानी कि कौन सा पैथोजन किस वेक्टर पर कितनी जल्दी अटैक कर सकता है। ठीक है, एंड एबिलिटी ऑफ द वेक्टर टू ट्रांसमिट द पैथोजन। So it refers to susceptibility of a group of vector to a given strain of pathogen and their ability to transmit the pathogen. ये वेक्टर कॉम्पिटेंस किन दो फैक्टर से डिटरमिन होती है या गवर्न होती है? फीडिंग प्रेफरेंस एंड ससेप्टिबिलिटी टू द पैथोजन। ठीक है, क्या वेक्टर की फीडिंग प्रेफरेंस है, क्या उसकी ससेप्टिबिलिटी है पैथोजन के लिए। These vectors helps in the transmission of pathogens. Dispersal by the vectors, यानी कि वेक्टर्स कितनी दूर तक मूव कर सकते हैं या फ्लाई कर सकते हैं। तो उनका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो फ्लाई करते हुए या मूव करते हुए। जितना ज्यादा डिस्टेंस कोई भी वेक्टर कवर करेगा उतना ज्यादा वो किसी होस्ट के कांटेक्ट में आएगा। अब वो होस्ट इन्फेक्टेड भी हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ग्रेटर द डिस्पर्सल कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर, ग्रेटर द चांसेस फॉर द कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड होस्ट। जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा उतनी ज्यादा डिजीज स्प्रेड होएगी ओवर ए वाइड एरिया, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो वाइड एरिया हो गया। रिजल्ट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज ओवर अ वाइड एरिया। इसीलिए कंक्लूजन इसका क्या निकलता है? जो फ्लाइंग वेक्टर्स है दीज आर द गुड वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो फ्लाई करके दूर दूर तक का एरिया कवर कर लेते हैं, जबकि जो क्रॉलिंग वेक्टर्स होते हैं वो इतना ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाते। तो फ्लाइंग वेक्टर्स आर गुड वेक्टर्स इन कंपैरिजन टू क्रॉलिंग वेक्टर्स। ओके, वेक्टोरियल कैपेसिटी के 6 डिटरमिनेंट्स। वेक्टोरियल कैपेसिटी इक्वेशन। वेक्टोरियल कैपेसिटी इक्वेशन सबसे पहले रिपोर्ट की थी रोनाल्ड रोज ने, और इस इक्वेशन का नाम रखा गया थ्रेशोल्ड थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रोनाल्ड रोज, इट वाज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड थ्योरम। लेकिन जो मोस्ट सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन थी दैट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज मैकडोनाल्ड। Most satisfactory equation was proposed by George MacDonald or supported by Massad et al. 1994, Lopez et al. 2002 and Buratni et al. 2008। अगर आपसे ईयर याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, नाम याद कर लेना, सिर्फ नेम पता होने जरूरी है। ये विक्टोरियल कैपेसिटी इक्वेशन आपकी बुक में ऊपर एक इक्वेशन दे रखी है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी इक्वेशन याद कर लो, विक्टोरियल कैपेसिटी इक्वेशन फॉर मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, C is equal to ma square bpn
डिवाइडेड बाय -r log EP। अब इसका मतलब बता रखा है कि इन सारे अल्फाबेट्स का क्या मतलब है। तो C रिप्रेजेंट्स वेक्टोरियल कैपेसिटी, M रिप्रेजेंट्स रेशो ऑफ मॉस्किटोज टू ह्यूमंस की इतने ह्यूमंस के लिए कितने मॉस्किटो उस टाइम पर अवेलेबल थे, यानी कि वेक्टर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू होस्ट या abundance ऑफ मॉस्किटोज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। ठीक है। A is daily probability of the host being fed upon by the female anopheles mosquito, यानी कि एक दिन में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी होस्ट को बाइट करेगी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। डेली प्रोबेबिलिटी ऑफ द होस्ट बीइंग फेड अपॉन बाय द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। D represents probability that human gets infection after being bitten by an infected mosquito। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने एक ह्यूमन को बाइट कर दिया और उस ह्यूमन को इन्फेक्शन हो गई। TN represents infected mosquito population that survives through extinction incubation period of 10 days of the parasite। पैरासाइट का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसी का 10 days, 15 days, 20 days, 25 days। ठीक है, इसलिए n नंबर ऑफ पैरासाइट लिखा, n डेज ऑफ पैरासाइट लिखा है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड पैरासाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है आर। आर मतलब रेट ऑफ रिकवरी फ्रॉम पैरासिटीमिया। कितनी रिकवरी होती है पैरासाइट के बाइट होने पर इन केस ऑफ ह्यूमंस। और टी रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डेली सर्वाइवल इन केस ऑफ मॉस्किटोस। तो ये है विक्टोरियल कैपेसिटी इक्वेशन फॉर मलेरियल पैरासाइट। तो our next topic is vector adaptations। Okay, अब हमें पता है कि vector are responsible for the transmission of disease या transmission of pathogens। Okay, पहले क्या होता था कि जो ये vectors थे ये अपनी नेटिव रेंज तक ही स्प्रेड होकर रह जाते थे। ठीक है, सिर्फ नेटिव रेंज तक ही इनकी स्प्रेडिंग होती थी वेक्टर्स की। तो पैथोजन कहाँ रह गया, सिर्फ नेटिव रेंज, यानी कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही पैथोजन स्प्रेड होकर रह जाता था। बट अब क्या हुआ कि वेक्टर्स ने अपने अंदर कुछ एडाप्टेशंस ले आए, जिसकी वजह से वो अपनी नेटिव रेंज में तो रह ही रहे, नेटिव रेंज से आउटसाइड भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो दिस बिकम्स मोर हैजार्डस एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ये हमारे लिए बड़ा डेंजरस बात हो गई कि भी वेक्टर स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले तो हम रीजन पढ़ेंगे कि भाई क्यों स्प्रेड, व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर स्प्रेडिंग आउटसाइड देयर नेटिव रेंज या अवे फ्रॉम देयर नेटिव अपने इकोसिस्टम में। सेकेंड है वेक्टर्स ग्रेटली शोज द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ पैथोजेंस, जो कि हमने अभी पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि भी उनकी जो डिस्पर्सल कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने दूर दूर स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया और हेल्दी और इफेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में वो जल्दी जल्दी आने लगे, जिसकी वजह से पैथोजन का स्प्रेड स्टार्ट हो गया एंड डिजीज ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई। Vectors, next point है vectors acts as a bridge between different species of animals and humans। नेक्स्ट है vectors acts as a reservoir of the pathogens। आपको पता ही है कि पैथोजन उसके ऊपर रहेगा, उसी से फीड लेगा, उसी पर ग्रो करेगा। उसकी लाइफ साइकिल भी कई कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल भी वेक्टर के अंदर कंप्लीट करता है। तो दे एक्ट्स लाइक ए रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ वेक्टर्स के अंदर कि भाई वो अपनी नेटिव रेंज को छोड़कर दूर दूर स्प्रेड होने लग गए। ठीक है, ये तो फर्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा एडिस एजिप्टी। एडिस आपको पता है डेंगू फीवर फैलाता है, येलो फीवर फैलाता है, चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द जिका वायरस। अब एडिस मॉस्किटो कोलंबिया सिटी में किस तरह से स्प्रेड हुआ, इन्होंने कोलंबिया सिटी का कंट्री का एग्जाम्पल लिया है। तो कोलंबिया कंट्री में किस तरह से एडिस एजिप्टी का स्प्रेड हुआ। तो 1880 से स्टार्ट हो गया एडिस का स्प्रेड होना। इन 1880s क्या हुआ कि एडिस मॉस्किटो एक सिटी है कोलंबिया में कार्टागीना। ये कार्टागीना में रिवर फ्लो करती है मैग्डालेना रिवर, यहाँ पर स्ट्रीमर चलती है।
ठीक है। तो इस सिटी में स्ट्रीमर्स के साथ एडिस मॉस्किटो भी शिफ्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अब स्ट्रीमर्स में एडिस मॉस्किटो की शिपिंग स्टार्ट हो गई। पता नहीं चला, अननोइंगली, किसी को नहीं पता था एडिस मॉस्किटो शिफ्ट हो गया। और अब क्या हुआ, बिटवीन 1906 एंड 1930 में सेंटाडर स्टेट में येलो फीवर का अचानक से आउटब्रेक स्टार्ट हो गया। अब येलो फीवर कैसे आया? ड्यू टू दिस एडिस मॉस्किटो, जो कि अननोइंगली शिफ्ट हो गया स्ट्रीमर में। ठीक है, तो ये सेंटाडर सिटी कहाँ है? कोलंबिया में ही है। एंड 1950s में क्या हुआ कि कंट्री के साउथ पार्ट्स में भी येलो फीवर डिजीज का स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। एंड 2010 में पूरी की पूरी कोलंबिया टेरिटरी में मॉस्किटो वेक्टर की रिपोर्टिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब ये क्या कहते हैं कि जब इस मॉस्किटो ने स्प्रेड होना स्टार्ट किया तो वो सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं रह गया, वो स्प्रेड हो गया टू अर्बन लैंडस्केप्स आल्सो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट कर गया कोलंबिया सिटी के एनवायरनमेंट में। वहाँ का जैसा इकोसिस्टम था वो उस तरह के इकोसिस्टम में वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर गया। So this vector not only adapted and colonized rural environments where it originally emerged, but also spread to urban landscapes also. ठीक है, तो कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ? कार्टागेना से सेंटाडर में पहुंचा और फिर साउथ पार्ट्स में पहुंचा और फिर पूरी की पूरी कोलंबियन टेरिटरी को उसने अपने कब्जे में ले लिया मॉस्किटो में। तो इट इज रिपोर्टेड थ्रू आउट द कोलंबियन टेरिटरी इन 2010। 1880 से स्टार्ट होकर 2010 तक ये पूरी कोलंबियन टेरिटरी में स्प्रेड हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा, जो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, इंसेक्टिसाइड्स का यूज। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? एनोफ्लिस मॉस्किटो को इरिटेट कर देते हैं या फिर उसको पूरा का पूरा किल कर देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मलेरिया डिजीज। अब इंसेक्टिसाइड जो ऑफिशियली रिकमेंडेड है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें रिकमेंड किया है कि आपने यही इंसेक्टिसाइड यूज करना है, इट इज पायरीथ्राइनोइड्स। ठीक है, तो पायरीथ्राइनोइड्स क्या करता है? एनोफ्लीज की दो स्पीसीज के बारे में बताएंगे अभी। एनोफ्लीज गैम्बियाई। एनोफ्लीज गैम्बियाई ने क्या किया? अपने आप को इस इंसेक्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट बना दिया। ठीक है, अगर हम इस इंसेक्टिसाइड को यूज करते हैं एनोफ्लीज गैम्बियाई को मारने के लिए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस स्पीसीज बिकम रेजिस्टेंट टू पायरीथ्राइनोइड्स। ठीक है, अब सेकंड स्पीसीज है एनाफ्लीज फनएस्टस। इसने क्या किया? अपनी फीडिंग हैबिट्स को मॉडिफाई कर दिया। एनाफ्लीज मॉस्किटो की क्या है कि अगर नॉक्टर्नल यानी कि नाइट में ये बाइट करेगा तो पैथोजन के स्प्रेड होने के चांसेस ह्यूमन बीइंग में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसने अपनी फनएस्टस ने क्या किया? अपनी फीडिंग हैबिट्स को मॉडिफाई कर दिया। उसने इंसेक्टिसाइड के कांटेक्ट में आने, अपने आप को अवॉइड करने के लिए क्या किया कि अब वो दिन के टाइम एक्टिव होने लग गया, अर्ली मॉर्निंग में, एट द डॉन पीरियड। ठीक है, तो दे आर नाउ मोर एक्टिव आउटसाइड ड्वेलिंग एट डॉन, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने इस पैथोजन का स्प्रेड स्टार्ट कर दिया बाय मॉडिफाइंग देयर फीडिंग हैबिट्स, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट, और साथ ही उन्होंने क्या किया? इंसेक्टिसाइड को अवॉइड करना शुरू कर दिया, उसके कांटेक्ट में आना अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये दोनों एनाफ्लीज गैम्बियाई एंड एनाफ्लीज फनएस्टस ने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई किया अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड पायरीथ्राइनोइड्स। ओके, तो इंसेक्टिसाइड वाला एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे कि क्या होता है कि कई बार वेक्टर्स की बॉडी के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं जो कि उनकी ट्रांसमिशन स्किल को इम्प्रूव कर देते हैं। तो sometimes the infectious agents induce some morphological changes in the vector's body that improves their transmission skill, यानी कि जो पैथोजन वेक्टर के अंदर गया तो उसने वेक्टर के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ले आए। जैसे कि एनाफ्लीज मॉस्किटो है, जिस टाइम पर इसके अंदर पैथोजन गया
पैथोजन क्या था? प्लाज्मोडियम। तो जिस टाइम पर उसके अंदर पैथोजन गया तो उसके माउथ पार्ट्स में कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हो गई। तो क्या है कि पहले क्या करता था एनोफिलीज मॉस्किटो, एक बार ब्लड सक किया, पैथोजन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि इस एनोफिलीज मॉस्किटो ने फ्रीक्वेंटली बाइट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि थोड़ा सा ब्लड मिल लिया, चला गया, उड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद आया, थोड़ा और ब्लड मिल ले लिया, फिर उड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद आया, थोड़ा ब्लड मिल लिया, उड़ गया। ठीक है, तो उसने फ्रीक्वेंटली बाइट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो एक टाइम में ज्यादा ब्लड मील नहीं ले पाता था, क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स में जो मॉडिफिकेशंस हुई, उन मॉडिफिकेशंस की वजह से इट कैन नॉट सक द ब्लड मील फुल्ली एट द वन टाइम। ओके, तो उसने बार बार बाइट करना स्टार्ट कर दिया, फ्रिक्वेंटली बाइटिंग होने लगी। तो दे स्टार्ट बाइटिंग frequently because at a time they can suck only a limited amount of blood, they cannot suck full amount of blood at a time, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में ब्लड लिया और फ्रिक्वेंटली बाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो हो गए कि पैथोजन ने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वेक्टर की बॉडी में क्या लाए, जिसकी वजह से वो अडॉप्ट हो गए उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, आर्गुलस फिश लाइस, ऑब्लिगेटरी एक्टोपैरासाइट है फ्रेश वाटर फिशेस का। ठीक है, इसकी एक खासियत क्या है कि इसकी जो बॉडी है, इसने अपने आप को मॉर्फोलॉजी अडॉप्ट कर रखा है फॉर पैरासिटिज्म एंड फ्री स्विमिंग। ये क्या करता है, एक फिश पर अटैक करता है, एक्टोपैरासाइट है क्योंकि, तो बाहर की तरफ से अटैक करता है, उसकी स्किन को डैमेज करता है और फिर अपना होस्ट चेंज कर लेता है, दूसरी फिश पे अटैक करता है, फिर उसकी स्किन को डैमेज करता है, फिर तीसरी फिश पे अटैक करता है। तो इस तरह से क्योंकि फ्री स्विमिंग है, स्विम करके दूसरी फिश तक चला जाता है, पैरासिटिज्म है तो फिश पर रहेगा, उसकी स्किन को डैमेज करेगा। तो इसलिए हमने आपको इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली अडॉप्ट कर रखा है फॉर बोथ पैरासिटिज्म एंड फ्री स्विमिंग। इसीलिए ये एक फिश के बाद दूसरी फिश को अटैक करके उसकी स्किन को डैमेज कर देता है। तो ये डिजीज स्प्रेड करता है आर्ग्यूलोसिस। आर्ग्यूलोसिस क्या करता है, रिड्यूस ग्रोथ कर देता है फिश की, और एंड रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ द फिश होस्ट, यानी कि फिश की सर्वाइव, जब ग्रोथ रिड्यूस होगी तो उसकी अब सर्वाइवल टाइम भी, क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेड हो गई तो सर्वाइवल टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, द फिश लाइस आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी वेल अडॉप्टेड फॉर बोथ पैरासिटिज्म एंड फ्री स्विमिंग। These ectoparasites repeatedly change their host and damage their skin. Thus they act as vectors for fish pathogen. जब उसने फिश पर अटैक किया, उसकी स्किन को डैमेज कर दिया, तो फिश की स्किन डैमेज होने पर पैथोजन तो अपने आप ही आ जाएगा उसके ऊपर, तो फिश का वो पैथोजन उसके साथ अटैच हो गया, उसने दूसरी पर अटैक किया, वो पैथोजन वहां छोड़ दिया। ये टॉपिक हमारा वेक्टर एडाप्टेशंस का खत्म होता है, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया, यूनिट 2। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, जो जिसकी आपने असाइनमेंट बनानी है। उसके बाद हमारे आते हैं डिजीज वेक्टर्स ऑफ 3-4 ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, हमने उन ऑर्डर्स के डिजीज वेक्टर्स करने हैं। तो फर्स्ट जिसमें से हमने डिजीज वेक्टर के करनी है, फर्स्ट ऑर्डर इज डिप्टीरा। ठीक है, एंडोटेरिकोटा के अंदर आता है डिप्टीरा। पहले आपने इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, सब क्लास की डिवीजन एंडोटेरिकोटा, जिसको होलोमेटाबोला भी कह रही है, और ऑर्डर इज डिप्टीरा। कॉमन नेम इनका आ जाता है डिप्टीरन्स और ट्यूफ्लाइज। ये किस कॉमन नेम इज डिप्टीरन्स और ट्यूफ्लाइज, एंड ये ऑर्डर अबाउट 1,25,000 स्पीसीज को इंक्लूड करता है। तो दिस ऑर्डर इंक्लूड्स मोर देन 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो फिर मेनली जो हमने पढ़ना है, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय डिप्टीरियन वेक्टर्स आ गए। ये सारे मैंने जो मेन डिप्टीरियन वेक्टर्स थे, जो कि मेन डिजीजेस को कॉज करते हैं, उनके नेम लिख दिए। फर्स्ट इज मॉस्किटोज। मॉस्किटोज में इसकी 4 तरह के मॉस्किटोज हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया लिम्फेटिक फिलेरियोसिस को कॉज करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो लिम्फेटिक फिलेरियोसिस एंड जैपनीज एनसेफेलाइटिस को कॉज करता है, एडिस येलो फीवर डेंगू चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंसोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रुगियन फिलेरियोसिस।
फिर आती है हमारी टेस्टी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करती है। ब्लैक फ्लाई कॉज करेगी रिवर ब्लाइंडनेस एंड ऑन्कोसर्सिएमेसिस। ठीक है, सैंड फ्लाई कॉज करेगी लेशमानियासिस एंड सैंड फ्लाई फीवर। हाउस फ्लाई कॉज करेगी माइएसिस। ये सारी आपने पहले पढ़ ली हैं, सिर्फ एक ब्लैक फ्लाई, हॉर्स फ्लाई एंड बाइटिंग मिगेट्स नहीं पढ़े आप लोगों ने, वरना सभी के अपने डिजीजेस के नेम पढ़ चुके हो। फिर इसी तरह हॉर्स फ्लाई है, 2 तरह की डिजीजेस कॉज कर रही है, एंड बाइटिंग मिगेस एक तरह की मेंसोनिलोसिस। हॉर्स फ्लाई ने किया लोएसिस एंड टुलार एनीमिया, एमिया, एनीमिया नहीं है, एमिया, टुलार एमिया, लोएसिस एंड टुलार एमिया। ठीक है, अब हमने इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ने हैं ऑर्डर डिप्टेरा के। तो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा। आपने इसको इसी तरह हेडिंग बना बना कर लिखना है। बुक के अंदर देयर इज नो हेडिंग, ओनली पॉइंट्स में दे रखा है, बट पॉइंट्स में क्या होता है कि भाई भूल जाते हैं कि क्या पॉइंट हमने इसके अंदर लिखना है, तो आपने हेडिंग बना बना कर इसके पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट इज क्या साइज होता है ऑर्डर डिप्टेरा के इंसेक्ट्स का। 1 mm से स्टार्ट होते हैं, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल देना है आपने, फर्स्ट mm में आ गया मिगेट्स एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग में आ गया रोबर फ्लाई। हैबिटेट कैसी है, कॉस्मोपॉलिटन है। आपको मतलब कॉस्मोपॉलिटन मतलब वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। एक एग्जाम्पल बुक में मैरिन का भी दे रखा है, जिसमें प्योरली मैरिन स्पीसीज है। स्पेशल फीचर्स क्या है इसका कि भी प्रिमिटिव फ्लाइज भी हैं हमारे पास, एडवांस फ्लाइज भी हैं। जो प्रिमिटिव फ्लाइज है उसके अंदर आ जाएंगे मॉस्किटोज, मेनली मॉस्किटोज। अब मॉस्किटो आपको पता है फ्रेजाइल है, हम उसको जरा सा ऐसे मारते हैं और मर जाता है। फ्रेजाइल है विद डेलिकेट विंग्स, वेयर एज जो मोर एडवांस फ्लाइज है जैसे कि हाउस फ्लाई, जिसको मारना आसान नहीं है, स्टडी होते हैं, ब्रिस्ली होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होते हैं। जैसे ही आप उसको मारने की कोशिश करोगे इतनी देर में तो वो उड़ के कहीं और पहुंच जाएगी हाउस फ्लाई। अब विंग्स है, विंग्स आपको पता है कि 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, 4 विंग्स एंड हिंड विंग्स। 4 विंग्स हो गए, 1 पेयर लार्ज है, हेल्प्स इन फ्लाइंग। जो हिंड विंग्स हैं दीज आर नोन एज हाल्टर्स। ये फ्लाइंग में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन फ्लाइंग के टाइम पर बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे इंसेक्ट को। These are small size dumbbell shape, helps in balancing the insect during flights. ठीक है, known as halters. माउथ पार्ट्स कैसे हैं कि आपको पता है कि जितने भी ये हैं सारे लिक्विफाइड फूड को सक करते हैं, तो दे आर एडाप्टेड फॉर द सकिंग लिक्विड्स एज दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिक्विड्स। तो इसी तरह कितनी तरह की होगी लिक्विड में लेने वालों के माउथ पार्ट्स। तो फर्स्ट इज मॉस्किटोज एंड सैंड फ्लाई, जिनके माउथ पार्ट्स हो गए पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। सेकेंड हो गया स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप में आ गए हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई है, ये लिक्विड फूड तो लेती नहीं, ये तो सॉलिड फूड हमारे घर में फूड पड़ा होता है उसके ऊपर आ जाती है। लिक्विड फूड भी ले सकती है बट सॉलिड फूड भी लेती है। ठीक है, तो ये क्या करती है अपने सलाइवा के थ्रू पहले सॉलिड फूड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है और फिर उसको सक कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसके माउथ पार्ट्स हैं हाउस फ्लाई के स्पॉन्जिंग टाइप, और कुछ के होते हैं स्ट्रो टाइप टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। मेटामॉर्फोसिस देखिए अगर इसकी, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। होलो मेटाबॉली इसीलिए कहा है क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है इट इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। तो जिन इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, मतलब जिसमें प्यूपा स्टेज आती है, उसको हम देंगे होलो मेटाबॉल, एक्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, तो ये है ऑर्डर डिप्टेरा।